हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का लेसन 11 अ शिपरेक्ड सेलर बाय डैनियल डेफो को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, शिपरेक का मतलब होता है किसी समुद्री तूफान की वजह से जहाज का तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना या फिर जहाज का समंदर में डूब जाना। तो अ शिपरेक्ड सेलर का मतलब होगा एक ऐसा सेलर यानी एक ऐसा नाविक, एक ऐसा मल्लाह जिसकी जहाज समुद्री तूफान की वजह से तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है या समंदर में डूब गई है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। Daniel Defoe 1660 to 1731 was an English writer and journalist। यानी डैनियल डेफो का जन्म, उनकी पैदाइश 1660 में और मौत 1731 में हुई। वो एक इंग्लिश राइटर थे और एक जर्नलिस्ट थे, मतलब पत्रकार थे, सहाफ़ी थे। ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज नावल रॉबिन्सन क्रूसो। वो अपनी नावल रॉबिन्सन क्रूसो के लिए बहुत मशहूर हैं। A prolific and versatile writer, Defoe is also known for pamphlets and journals on various topics। मतलब एक बड़े पैमाने पर लिखने वाले, विशाल परिमाण में रचना करने वाले और एक हरफन मौला लेखक डेफो बहुत सारे मौजू पे अपनी पुस्तिकाओं के लिए और अपने रिसालों के लिए भी जाने जाते हैं। The following text is adapted from a section of Daniel Defoe's famous novel Robinson Crusoe and tells us how Crusoe, after being shipwrecked, found himself on a dismal island। ये टेक्स्ट डैनियल डेफो की मशहूर नावल रॉबिन्सन क्रूसो के एक हिस्से से ली गई है और ये टेक्स्ट हमें ये बताती है कि किस तरह से अपने जहाज़ के तबाह बर्बाद हो जाने के बाद क्रूसो खुद को एक वीरान, एक सुनसान टापू पे यानी जजीरे पे पाता है। इट ऑल्सो गिव्स अस एन इंस्पायरिंग अकाउंट ऑफ हाउ ही मेक्स दी आइलैंड हैबिटेबल विथ हिज हार्ड वर्क। और ये टेक्स्ट हमें एक हौसला अफजाई करने वाली दलील भी देती है, यानी एक हिम्मत बढ़ाने वाली दलील भी देती है कि किस तरह से क्रूसो अपनी कड़ी मेहनत के ज़रिए उस जजीरे को, उस आइलैंड को रहने के लायक बनाता है। On September 30, 1659, I, miserable Robinson Crusoe, being shipwrecked during a violent storm, came on shore on this dismal island। 30 सितंबर 1659 को मैं बदनसीब, मैं मुसीबत ज़दा रॉबिन्सन क्रूसो एक सख्त तूफ़ान में जहाज़ के बर्बाद हो जाने की वजह से इस वीरान, इस सुनसान टापू के साहिल पे आया। मतलब इस वीरान, इस सुनसान जजीरे के साहिल पे आया। आई कॉल इट द आइलैंड ऑफ डिस्पेयर। मतलब मैं इसे उदासी का टापू कहता हूँ, मैं इसे मायूसी का जजीरा कहता हूँ। I was almost dead and the rest of my ship's company was drowned। मैं तकरीबन मर चुका था, यानी मेरी हालत एक मरे हुए इंसान जैसी हो गई थी और मेरी जहाज़ के सारे साथी डूब गए थे। जितने भी लोग इसके साथ जहाज़ में सफ़र कर रहे थे वो सब डूब गए थे, सिर्फ ये अकेला बच गया था। I had neither food, house nor clothes। ना मेरे पास खाना था, ना घर था और ना पहनने के लिए कपड़े थे। I feared I would be devoured by wild beasts। और मुझे डर था कि इस सुनसान, इस वीरान टापू पे, इस सुनसान, इस वीरान जजीरे पे मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। When night came, I slept in a tree for fear of wild creatures। जब रात हुई तो जंगली जानवरों के डर से मैं पेड़ पे चढ़ करके सो गया। It rained all night। पूरी रात बारिश हुई। The rain continued through the next day with gusts of wind। हवा के तेज झोंकों के साथ अगले दिन भी बारिश होती रही। Only a wreck of my ship was to be seen at low water।
सिर्फ मेरी जहाज़ का एक मलबा यानी सिर्फ मेरी जहाज़ का एक टुकड़ा समंदर के किनारे जहाँ पे पानी कम था वहाँ पे दिखाई दे रहा था। I swam to the wreck to rescue and secure for my survival some food and other provisions। यानी मेरे ज़िंदा रहने के लिए कुछ खाने की चीज़ें और कुछ दूसरी चीज़ों को बचाने के लिए और उन्हें हासिल करने के लिए मैं तैर करके अपनी जहाज़ के मलबे के पास गया। I was able to collect some wood, cable, string, a knife, nails and a gun। मैं मेरी जहाज़ के मलबे से कुछ लकड़ियाँ, कुछ तार, कुछ धागे, एक चाकू, कुछ कील और एक बंदूक हासिल कर पाया। I also collected a hammock and some canvas with which I made a tent। मैंने एक झुलन खटोला और कुछ तिरपाल भी हासिल किया मेरी जहाज़ के मलबे से, जिसकी मदद से मैंने एक तंबू बनाया। नाविकों का जो जालीदार झूला होता है जिस पे वो लोग लेटते हैं उसे हैमक कहा जाता है, यानी झूलन खटोला। आई गॉट सम इंक एंड पेपर। और मेरी जहाज़ के मलबे से मुझे कुछ इंक और कुछ पेपर भी मिले। आई ऑल्सो फाउंड सम मनी बट दे वेयर यूजलेस टू मी इन दिस बैरन आइलैंड। और मुझे कुछ पैसे भी मिले, लेकिन वो पैसे इस बंजर द्वीप पे, इस बंजर जजीरे पे मेरे लिए बेकार थे, मेरे किसी काम के नहीं थे। I was some 100 leagues out of ordinary course of the trade of mankind। मैं इंसानों की आम रहन सहन की जगह से तकरीबन 100 लीग्स दूर था। दोस्तों, एक लीग तकरीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कहा जाता था, यानी 100 लीग्स का मतलब होगा तकरीबन 500 किलोमीटर्स। I was convinced I had to spend the rest of my life alone in this wild, desolate island। यानी मैंने खुद को समझा लिया था कि मुझे मेरी बाकी बची हुई ज़िंदगी इस जंगली, इस वीरान, इस सुनसान आइलैंड पे अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। I searched long for a place of safe habitation। यानी रहने के लिए एक सुरक्षित, एक महफूज जगह को मैंने बहुत ढूंढा। I found a little plain on the side of a rising hill। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत तलाश करने के बाद एक उठती हुई पहाड़ी के पास मुझे एक छोटा सा मैदान मिला। On the rocky wall of the hill there was a hollow place worn in like the entrance to a cave। उस पहाड़ी की चट्टानदार दीवार पे एक खोखली जगह थी जो किसी गुफा के दरवाजे जैसी लग रही थी। ऑन द फ्लैट ऑफ द ग्रीन जस्ट बिफोर दिस होलो आई रिजॉल्व टू पिच माई टेंट। उस मैदान के ऊपर ठीक उस गुफा के दरवाजे के सामने मैंने मेरा तंबू गाड़ने का फैसला किया, मैंने मेरा तंबू लगाने का इरादा किया। रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने रहने के लिए उस जगह को ही क्यों पसंद किया, उसे ही क्यों चुना? क्योंकि वो एक खुली हुई जगह थी, वो एक मैदान था जिसकी वजह से अगर आसपास से कोई ख़तरा आता तो वो ख़ुद को बचा सकता था, वो अपनी हिफाजत कर सकता था और धूप, बारिश, आंधी, तूफ़ान वगैरह से बचने के लिए वो सामने में जो गुफा थी उसमें छुप सकता था। इसीलिए रॉबिन्सन क्रूसो को अपने रहने के लिए वो जगह पसंद आई। आगे पढ़ते हैं। I cut the wood I collected into stakes। मैंने जो लकड़ियाँ जमा की थी उनको मैंने खूंटों की शक्ल में काटा। I drove them into the ground in a semicircle around my tent। और उन खूंटों को मैंने मेरे तंबू के चारों तरफ एक सेमी सर्किल की शक्ल में गाड़ दिया। The stakes stood 6 inches apart from each other। और हर एक खूंटा एक दूसरे से 6 इंच दूर था। I put the cables I had rescued from the ship around the stakes in the manner of a fence। और जहाज़ से जो मैं तार निकाल करके लाया था उन तारों को मैंने खूंटों के चारों तरफ एक बाउंड्री की शक्ल में लगा दिया। I used a short ladder to go over the fence। और उस बाउंड्री के उस पार जाने के लिए, मतलब अपने तंबू के अंदर जाने के लिए मैंने एक छोटी सी सीढ़ी का इस्तेमाल किया। Once in, I withdrew the ladder after me so that I was completely fortified against the world outside।
और एक दफ़ा अंदर जाने के बाद, यानी अपने तंबू के अंदर जाने के बाद, मैंने अपने पीछे से सीढ़ी को हटा दिया ताकि मैं पूरी तरह से बाहर की दुनिया से किलाबंद हो जाऊं। मतलब ताकि मैं पूरी तरह से बाहर की दुनिया से कट जाऊं, मैं सुरक्षित हो जाऊं, मैं महफूज हो जाऊं। Into this tent I brought all my stores and provisions। और इस तंबू के अंदर मैं अपना सारा सामान, अपनी सारी चीज़ें लेकर के आ गया। After I had been on the island for 10 or 12 days, it occurred to me that I would lose the measure of time। आइलैंड पे 10-12 दिन रहने के बाद मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं वक्त की पैमाइश, वक्त का अंदाज़ा खो दूंगा। यानी मुझे पता नहीं चलेगा कि कितने दिन, कितने महीने या कितने साल हो गए मेरे इस आइलैंड पे आए हुए। दिस वॉज बिकॉज आई हैड नाइदर वॉच नोर कैलेंडर। क्योंकि मेरे पास ना तो घड़ी थी और ना ही कोई कैलेंडर था। To prevent this, I cut with my knife upon a large post the date of my landing, put a notch with my knife for every day। इस चीज़ से बचने के लिए, मतलब वक्त की पैमाइश को खोने से बचने के लिए, यानी वक्त का हिसाब किताब रखने के लिए, मैंने मेरी चाकू से एक बड़े से पेड़ के तने के ऊपर अपनी इस आइलैंड पे आने की तारीख को लिख दिया और हर एक दिन के लिए मैंने मेरी चाकू से उसके ऊपर एक निशान बनाया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहे। हम लोग इस लेसन का बाकी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोग मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जितनी जल्दी हो सके उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।